नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। जो लोग नए इस चैनल से जुड़े हैं या जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए एक मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं। हम लोग लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके एंट्रेंस से लेकर के आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, वो इवन सेमेस्टर हो, ऑड सेमेस्टर हो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको लेकर के लगातार बात करते आए हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से एक आकलन करके आपके पास जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। आपके जो विषयवार, आपके जो सेमेस्टर वार जो आपके विषय हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप पहली बार इससे जुड़ रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। अब कुछ चीज़ें जो आपके साथ साझा करनी है इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो विस्तृत टाइम टेबल है, जो परीक्षा का कार्यक्रम है, वो विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित किया जा चुका है। और मुझे लगता है कि कल वीडियो भी मैंने डाली है और कई सारे PDF भी मैंने शेयर किए हैं, तो वहाँ से वो सब चीज़ें आप तक पहुँच जा रही होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए थे, जहाँ पर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स की तमाम सारी सूचनाएं थी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको शेयर करने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि उसमें संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और कई सारे ऐसे भी लोग हैं उसमें जो पास आउट तो हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर रुके हुए हैं, तो उनसे कहना ठीक भी नहीं है कि वो छोड़ कर जाएँ। तो एक बार फिर से एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, जिसका जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दूसरी जानकारी ये है कि अब से एक सीरीज जो क्वेश्चन की रहती है वो आपके सामने आती रहेगी। और जिन लोगों के साथ ये है कि वो अभी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, और आपको अगर कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस चाहिए तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करके आप थोड़े से पीछे जाएंगे, तो मैंने वो लास्ट सेमेस्टर में वो क्वेश्चंस डाले थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू वही सवाल आप पढ़ लीजिएगा, हूबहू वही टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स हर बार चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर आपको एक आइडिया लेना हो कि अगर आप लैंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर ये देखना है कि उसमें म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से कौन से सवाल पूछे जाते हैं, या जमींदारी एबॉलिशन से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, या यूपी रेवेन्यू कोड से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, या आप अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़ रहे हैं और उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपको इंटरप्रिटेशन की मीनिंग या कंस्ट्रक्शन की मीनिंग का मतलब कैसे पूछा जाता है, टैक्स से कैसे सवाल आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में कैसे सवाल आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सवाल आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, जिसकी आपको अभी ज़रूरत है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो लगातार आपके सामने आती रहेगी। अब जो एक बड़ी चीज है और एक जो बड़ा एक अहम विषय है, अब जो नए लोगों के साथ, मैं नए लोगों के लिए चीज कह रहा हूँ, आपके मन में एक चीज जो एक दुविधा है मीडियम को लेकर के, कि मीडियम को लेकर के जो दुविधा है कि जैसे आप हिंदी मीडियम पढ़ करके आ रहे हैं। हिंदी मीडियम से मेरा मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम हम भी समझते हैं, हम लोग समझते हिंदी में ही है, लिखते भले इंग्लिश में हो। अब आपके मन में अगर ये शंका है कि मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ और सेकंड सेमेस्टर में हूँ, चूंकि पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो उसमें बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे थे कि हमने हिंदी मीडियम लिखा, हिंदी में लिखा मतलब हिंदी में अपना आंसर दिया तो मेरे नंबर कम आए। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि हिंदी का अंग्रेजी का कुछ इतना बड़ा अंतर नहीं होता है जितना आप समझ के बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में लिखने वाले को बहुत अच्छा नंबर मिलता है, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हिंदी में त्रुटि निकालना, हिंदी में कमी निकालना आसान है इंग्लिश की अपेक्षा। इंग्लिश में थोड़ा सा कहीं कमी निकालने में, त्रुटि निकालने में हमें, आपको एग्जामिनर को दिक्कत होती है, जो आपका इवेल्युएशन कर रहा है उसको दिक्कत होती है। हिंदी में कमी निकालना, आप हिंदी में कहीं कुछ लिखा रहता है, वहाँ की मात्रा में आप तत्काल कमी निकाल देते हो कि आशीर्वाद में रा गलत जगह पे लगा हुआ है, लेकिन आप उसी आशीर्वाद को AAASHI करके लिखोगे तो उसमें कमी कब लोग निकालने आते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि हिंदी में त्रुटि निकालना आसान है, हिंदी की मात्रा में कमी निकालना आसान है। विधि के शब्दों का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है, विधि के शब्दों का जो हिंदी अनुवाद है, वो कई बार आपसे गलत हो जाता है, क्योंकि आप हूबहू वही बेरेट की लैंग्वेज लिख करके नहीं आ पाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ता है, लेकिन आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हिंदी में लिखना सफलता में बाधक है। मैं ये जरूर कहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में लॉ को पढ़िए, लेकिन अगर आप केवल हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हिंदी में ही पढ़ने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो हिंदी में पढ़ना, हिंदी में लिखना कोई पाप नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, उसमें तिरस्कार या अपमान जैसी बात नहीं है। मैं खुद हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, लिखा मैंने भी अंग्रेजी में है, लेकिन मैं खुद हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। मैं भी किसी अंग्रेजी की किताब को, बेरेट को पढ़ करके हिंदी में ही समझता हूँ, और फिर अगर अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता पड़ती है तो बोला भी जाता है। तो एक तो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो कोई भी किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम। मैं ये जरूर आपको सलाह दूंगा कि आप अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करिए, आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी पढ़िए, लेकिन अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप कोई अपने को बैकवर्ड मत समझ लीजिए कि नहीं, मैं तो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाऊंगा, मैं तो और लोग की तरह नंबर नहीं ला पाऊंगा।
दूसरी बात, यक्ष प्रश्न है, चूंकि जो छठे सेमेस्टर में है उसको तो समझ में आ चुका है, वो एक बार वो पहले से लेकर के 5वें सेमेस्टर का सफर तय करके आ चुका है। जो चौथे सेमेस्टर में रहेगा वो भी 3 सेमेस्टर का सफर तय करके आ चुका है, तो उसको तो एक आइडिया लग चुका है कि पन्ने कितने लिखने हैं और कितनी कितनी राइटिंग करनी है और कितना फैला के लिखना है, कितना उसको छितरा देना है। लेकिन जो अभी पहला सेमेस्टर पास करके आया है उसके लिए अभी वो उसकी जो दिमाग की जो प्रयोगशाला है उसमें अभी तक चीजें चल रही होंगी कि इन्होंने शायद ज्यादा लिखा इसलिए नंबर इनको मिला है, मैंने शायद कम लिखा इसलिए मुझे नंबर कम मिला है। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो कह रहे होंगे कि इन्होंने तो बड़ा कम लिखा था, इनको नंबर ज्यादा कैसे मिल गया, मैंने बहुत लिखा था मुझे नंबर कम मिला। तो कंटेंट ज्यादा लिखा जाए कि ढेर सारा मतलब क्या कहते हैं उसको पन्ना भरा जाए, या संक्षिप्त में लिखा जाए, टू द पॉइंट लिखा जाए, जैसे आपको किताबों में लिखा मिलता है, संक्षिप्त में लिखा मिलता है, वैसे आप लिखें। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप पन्ने भरना और कॉपी में कितना वजन होगा, 40 पेज का 40 पेज नहीं भर पा रहे हैं तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं सूरवीर नहीं हूँ, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पन्ने भरने का कोई ऐसा ना तो चलन है, ना तो मुझे लगता है कि कोई टीचर भरे पन्ने देख करके नंबर देता है। कुछ एक विषय ऐसे हैं कि जिसमें ऑटोमेटिक पन्ने आपसे भर जाते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस जैसा विषय है, पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय है, ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस जैसा विषय है, जहां पर आपसे कहा गया कि फला का वर्णन कीजिए, विस्तार से लिखिए, निबंध लिखिए, इसकी समीक्षा कीजिए, इसका आलोचनात्मक वो क्रिटिकली एग्जामिन करिए, ऐसा करके सवाल आता है। तो वो सारे सवाल ऑटोमेटिक ऐसे होते ही हैं कि उस पर आप पन्ने भरते हो। पन्ने भरने मतलब उसमें आपके पास कंटेंट होता है, आप लिख ले जाते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स का अगर आपके सामने पेपर है, आपको एक मार्जिनल यूटिलिटी समझाना है, आपको मांग की आड़ी लोच को समझाना है, आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझाना है, आपको साइकोलॉजी की कोई थ्योरी समझानी है, और आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में कुछ लिखना है, मतलब जहां पर आपके पास चीजें सीमित हैं, आपको लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखनी है। अब आप सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखते हो, उसके एलिमेंट को थोड़ा समझाते हो, इलस्ट्रेशंस लिखते हो, कुछ केस लॉज लिखते हो, खत्म। उसमें आप ये नहीं लिख सकते हो कि मैंने एक बार फला से कॉन्ट्रैक्ट किया था तो फला मुस्कुराया था, फला ने हामी भरी थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न पत्र होते हैं जहां पर आप अपने कंटेंट को विस्तार दे सकते हो, आप अपने जो आपके पास विषय वस्तु है, जो आपके पास मटेरियल है, उसको और फैला सकते हो, खींच सकते हो रबड़ की तरह। लेकिन आप अनावश्यक अगर कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स जैसे पर्चे में, या कहूं मैं कि जो कोडिफाइड लॉज हैं उसके पेपर्स में आपके पास बहुत ज्यादा आजादी नहीं होती कि आप बहुत कुछ लिखो। मसलन आप 3 ईयर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का आप एक मैं टॉपिक आपको बताऊं। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर बताओ, या आपसे पूछा जा रहा है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में अंतर बताओ। तो जाहिर सी बात है कि आप पहले कल्पेबल होमिसाइड को समझाओगे, फिर मर्डर को समझाओगे, और फिर कुछ चीजों के बेसिक पर आप दोनों का अंतर स्थापित करोगे। या आप पहले किडनैपिंग को समझा रहे हो, पहले आप एब्डक्शन को समझा रहे हो, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पर आप अंतर करते हो कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये कैसा है, ये किस प्रकार का ऑफेंस है, ऐसा करके थोड़ा समझाते हो। लेकिन अभी उसमें आप अनावश्यक कुछ उसका आलोचनात्मक उसकी समीक्षा या उसका कुछ विवरण या प्रकाश डालने का काम नहीं करोगे, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपसे सीधे सीधे अंतर पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के विचारों को बताइए, अरस्तु ने उसको किस प्रकार से उसकी आलोचना की है, या मैकियावेली के विषय में बताइए, हॉब्स लॉक रूसो के बारे में बताइए, कैसे हॉब्स और लॉक रूसो से अलग मत रखते हैं, या रूसो के विचार क्या थे उस पर प्रकाश डालिए, विस्तार से लिखिए। तो अब उसमें लिखा हुआ विस्तार से लिखिए तो लिखिए ना विस्तार से। लेकिन जहां आपसे टू द पॉइंट सवाल पूछा जाए तो वहां टू द पॉइंट होने का प्रयास करिए। और मैं ये आपकी जगह पर मैं होता, मुझे भी नंबर कम मिलते तो मुझे भी शिकायत रहती कि भाई मुझे नंबर कम मिलते हैं। लेकिन कल को जब आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में बैठोगे, जो मुझे लगता है कि आप लॉ की पढ़ाई करके करने वाले हो, तो वहां पर आपको तो शब्द आपके निर्धारित होते हैं कि 75 शब्दों में आपको ये लिखना है, 150 शब्दों में आपको ये लिखना है। तो वहां पर ये बहुत लिखने वाला, जो बहुत छितराने वाला, बहुत फैलाने वाला जो आपका हिसाब किताब है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। लिखना होगा 150 शब्द, अब आप शुरू के 100 शब्द आप इसी सेमेस्टर की तरह वहां पर अगर भरोगे, फिर आपको लगेगा अरे यार अब तो 50 शब्द की जगह बची हुई है, अब मैं इसमें क्वालिटी वाले शब्द लिखता हूँ। तो बिल्कुल इस चीज से बचिए, बहुत छितराने से, बहुत फैलाने से बचिए, बहुत विस्तार देने से, खींचने से उसको बचिए। बहुत खींचेंगे टूट जाएगा रबड़ की तरह। तो पहली चीज तो मैंने कहा वो माध्यम वाली बात को लेकर के बहुत ज्यादा उसकी हेडक मत लीजिए। बस हाँ, ये काम मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इस पर मैं बहुत जोर देकर के कहूंगा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी 2ym दर्जे की मत लिखिए।
फिर शुद्ध हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, क्लिष्ट हिंदी लिखने का प्रयास करिए। अब ऐसी भी मत लिखिए कि समझ में ना आवे, लेकिन अगर आप हिंदी का चयन कर रहे हैं तो हिंदी भी टूटी फूटी नहीं, वह जाता है, वह खाता है, वह आया, वह गया, इस प्रकार की हिंदी मत लिखिए। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास करिए, तब अपने को मानिए कि हाँ भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ी समस्या, मैं हिंदी में ही लिखूंगा और हिंदी में ही मैं पारंगत हूँ। अगर आप अंग्रेजी का चयन करते हो फिर उसमें तो मुझे कुछ बताना नहीं है, फिर आप बैरेट की लैंग्वेज देख ही रहे हो कि कैसे लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। इसको आप चाहो, आप अगर अंग्रेजी आप तो बेहतर पढ़ते होगे, जानते होगे, आप चाहो तो आप इसको बहुत एक सामान्य से इंग्लिश के शब्द में भी लिख सकते हो। तत्समय प्रवृत्त को आप चाहो तो शुद्ध हिंदी में कुछ और भी लिख सकते हो अपनी भाषा में। लेकिन अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो प्रयास करो ना कि तत्समय प्रवृत्त आप कॉपी में भी लिखो। तो मेरा मतलब यह है कि आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में कम से कम मास्टरी हासिल करो, हिंदी में कम से कम अपने को पारंगत बनाओ, अच्छी शब्दावली आप लेकर के आओ। अब बिल्कुल 2 दर्जे की हिंदी लिखोगे फिर आप कहोगे मुझे नंबर नहीं मिलता, हिंदी वालों के साथ गलत हो रहा है, तो फिर गलत हो ही जाएगा। दूसरी बात, मैंने वो पन्ने भरने वाले का, पन्ना भरना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी भी लॉन्ग में, किसी भी लॉन्ग आंसर में आप प्रयास करिए कि 5 पेजेस में उसको खत्म कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ 5 पेजेस में आप खत्म कर दीजिए। यहाँ पर एक चीज मैं विशेष रूप से कहूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार शुरुआत में ये चीज कहता हूँ कि एक सवाल के 2 से 3 हिस्से हो सकते हैं। आपसे एक सवाल में पूछा जा सकता है कि एब्डक्शन की डेफिनेशन दीजिए, एब्डक्शन में और किडनैपिंग में क्या अंतर है, किडनैपिंग का दंड बताइए। तो ये एक सवाल के 3 टुकड़े हो गए। तो आप ये समझिए कि इस एक सवाल के 3 टुकड़े हैं, आपको इस तीनों टुकड़े पर आपको बराबर बराबर लिखना है। या मान लीजिए आपके पास एक सवाल आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न 3 में से किसी 2 पर टिप्पणी कीजिए। आपसे पहला पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ पिथेंट सब्सटेंसेस, दूसरा पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और तीसरा पूछा गया आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। 3 चीजें आपसे पूछी गई। अब आपको इसमें से 2 चीजें करनी है। आपने चुना एक्लिप्स को और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को। तो अगर आपको एक्लिप्स बहुत आ रहा है, एक्लिप्स पे आपने 4 पेज लिख दिया, आपने कहा कि भैया फलाने यूट्यूबर ने कहा है कि 5 पेज लिखना है, मान लो मेरी बात मान लेते हो, गांठ बांध के गए हो, आपने 4 पेज एक्लिप्स को दिया और 1 पेज आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको 4 पेज भर का उसका नंबर मिलना चाहिए और 1 पेज भर का उसका नंबर मिलना चाहिए जो आपने किया है। तो वहां पर आपको इस चीज को बहुत सूझबूझ से देखना है कि अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन चुन रहे हो जिसके 2 सेगमेंट है, जिसके 2 हिस्से हैं, मींस वो 14 नंबर का अगर सवाल है तो दोनों पर 7-7 अंक आपको मिलने हैं, तो दोनों पर आपको 7-7 अंक लेने भर की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और एक्लिप्स को चुन रहे हो तो आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को अगर आप 2 पेज में लिख रहे हो तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को भी 2 पेज में लिखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और ये आखिरी बात है मेरी, आपको विशेष सुझाव है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मेरी राइटिंग को लेकर के, मेरी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। आप बिल्कुल, राइटिंग बहुत अच्छी आपकी होती है। गलती क्या होती है, आप जब पहला पेज लिखना शुरू करते हो उस समय आपको बहुत अच्छा कुछ आ रहा होता है, आप घड़ी देखते हो भाई 3 घंटे मेरे पास, आप उस पहले सवाल पे खूब समय देते हो, पता चलता है 45 मिनट 50 मिनट आप पहला सवाल लिखते रह गए। बाकी आप जो 4 सवाल कर रहे हो वो बचे हुए समय में कर रहे हो। तो ये सब भैया ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने जाओगे फिर आप समय का बंटवारा करोगे किसी बड़े इम्तिहान में। किसी बड़े इम्तिहान में पहुंचने की सीढ़ी है ये, यहाँ बेहतर नहीं कर पा रहे हो तो वहां कैसे करोगे। तो समय का जो आपका बंटवारा है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और सबसे पहला काम, जब आपके हाथ में पेपर आवे तो एक काम करिए, आप उसमें से ये चुन लीजिए कि आपको 5 कौन से ऐसे सवाल हैं जो करने हैं। और मुझे लगता है कि ये सब बातें आपने बहुत बार सुनी होंगी लेकिन पालन बहुत ही कम लोग कर रहे होंगे। अगर आप 10 में से 5 उन सवालों का चयन कर लेते हैं जो आपको करने हैं, और आपको जो 5, जैसे कई बार ऐसा होता है कि 10 में से आपको लगता है कि मुझे 7-8 सवाल बहुत बेहतर आ रहे हैं, लेकिन उस 7-8 सवाल बहुत बेहतर आने वाले में से कौन से 5 सवाल ऐसे हैं जिनको आप बहुत बेहतर लिख सकते हो, बहुत मायने रखेगा। अगर आप इस चीज को तय कर लो, आपने शुरुआत में 5 सवाल तय कर लिए तो आपको पता रहता है कि मुझे ठीक है 5 मुझे आ रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये वाला सवाल करना है। और हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10वां सवाल पहले समझ में आ रहा है, आपने 10वां सवाल शुरू कर दिया तो उसमें नंबर कटता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर अगर आपने लिख रखा है कि ये उत्तर नंबर 8 है, उत्तर नंबर 7 है, उत्तर नंबर 6 है, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये जो पुंगापंथी वाली बातें हैं उस पर बिल्कुल विश्वास मत करिए कि अरे भैया लाइन से करना है, अरे मुझे 7वां पहले आ रहा था मैंने 7वां पहले कर दिया। अब लेकिन अगर ऊपर लिखा नहीं हुआ है तब दिक्कत है, और टीचर कौन से क्वेश्चन का नंबर, कौन सा क्वेश्चन समझ के उसको चेक करेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इन सब बातों पर प्रयास करिएगा कि थोड़ा बहुत अमल करिएगा, क्योंकि 10वें समय जो ऑनर्स के लोग हैं उनके पास 8 सेमेस्टर भी बचेगा और 3 ईयर के जो लोग हैं उनके पास भी सेमेस्टर बचेगा। लेकिन अब आप सोचते रहोगे इसको अगले सेमेस्टर में सही कर लेंगे, अगली बार सही कर लेंगे, जब बड़ा इम्तिहान देंगे तो सही कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत देर करने में कोई लाभ नहीं है। आप इसको प्रयास करिए कि जितनी जल्दी इसको हो पावे अपने अमल में लाइए, और प्रयास ये करिए कि इस बार इस सेमेस्टर में इसमें से कुछ बातों को मानिए
बेहतर प्रदर्शन करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी बात मेरी बात से कुछ लाभ हुआ या नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और इस वादे के साथ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पुराना क्वेश्चन पेपर है, उसका एक आकलन करके, उसकी एक समीक्षा करके और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा और लगातार उपस्थित रहूंगा। आप चाहें अगर पहली बार जुड़ रहे हो, नया जुड़ रहे हो, तो आप जाकर के जब पीछे देखेंगे, पीछे के चैनल को थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करेंगे, जाएंगे तो देखेंगे कि पिछले सेमेस्टर में और उसके पहले सेमेस्टर में जो आपका ये सेमेस्टर रहा होता उसमें मैंने सवाल बताए हैं आपको, और उसमें से कुछ आपको जो नीचे कमेंट पड़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी वो सारी वीडियोज लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपने साथ की जो लॉ की फ्रेटर्निटी है, आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, आपके भैया बहन हैं, उनके साथ भी इसको साझा करिए, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।